टीएमसी और शिवसेना में टूट के पीछे कौन? क्या अभिषेक बैनर्जी की वजह से ही टीएमसी टूटी? और क्या संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे से सांसद रूठे? ये और इस तरीके के तमाम सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी राजनीति में बगावती सुर ने सियासी हलचल तेज की हुई है, सियासी पारा बढ़ाया हुआ है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बैनर्जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सांसदों की नाराजगी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अभिषेक बैनर्जी ने टीएमसी में अलग लाइन खींच दी थी? क्या वही स्थिति संजय राउत की राजनीति में दिखाई पड़ रही थी, इसलिए सांसद असहज महसूस कर रहे थे? कहा जाता है कि क्षेत्रीय दलों में बगावत की पटकथा विरोधी नहीं बल्कि अपना उनका अहंकार लिखता है, और शायद यही कारण है कि टीएमसी में टूट को लेकर अभिषेक बैनर्जी और शिवसेना में टूट को लेकर संजय राउत वजह बने हैं। राजनीति में जब कोई बड़ी पार्टी अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहती है तो जनता सबसे पहले एक विलेन की तलाश करती है। इस वक्त पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यही हो रहा है। हर तरफ एक सवाल गूंज रहा है कि क्या ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बैनर्जी और उद्धव ठाकरे के सिपह सलार संजय राउत ही अपनी अपनी पार्टियों को इस हाल में पहुंचाने के असली जिम्मेदार हैं? हालांकि राजनीति इतनी सीधी नहीं होती जितनी कि हम आपको बातचीत में बता रहे हैं। इस टूट के पीछे अंदरूनी कमजोरी, पुरानी नाराजगी, बाहरी दबाव, एक पूरा चक्रव्यूह पूरी तरह से काम करता है। आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों राज्यों की राजनीति में बगावती सुर को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। टीएमसी में विद्रोह के विलेन अभिषेक बैनर्जी ही बनते दिखाई पड़े। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जून 2026 में हुआ ये विद्रोह इतिहास का उनके संगठन के लिए सबसे बड़ा विद्रोह और सबसे बड़ी हार हो गया। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायक और 20 लोकसभा सांसद एक साथ बागी हो गए। हैरान करने वाली बात यह रही कि इन बागियों का गुस्सा ममता पर नहीं, भतीजे अभिषेक पर था, जो कि टीएमसी में नंबर 2 के नेता थे। बागी नेताओं का सीधा आरोप है कि अभिषेक बैनर्जी ने पूरी पार्टी को आईपैक नाम की एक कॉरपोरेट चुनावी एजेंसी के हवाले कर दिया। जो नेता सालों से जमीन पर लाठियां खाकर काम कर रहे थे, सत्ता में आए थे, अचानक प्राइवेट कंपनी के अफसरों के इशारे पर उन्हें चलना पड़ा। टिकट बांटने से लेकर संगठन के हर छोटे बड़े फैसले में पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया, जिससे उनका स्वाभिमान आहत हुआ। बागी नेता खुलकर कह रहे थे कि ममता दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन अभिषेक का कॉरपोरेट नेतृत्व नहीं स्वीकारेंगे। इस गुस्से को हवा देने का काम किया 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में, जहां बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में टीएमसी को करारी शिकस्त दे दी। इस हार ने पार्टी के भीतर अभिषेक की रणनीतियों पर बड़ा सवाल उठा दिया। रही सही कसर कोयला और शिक्षक भर्ती जैसे घोटालों में ईडी और सीबीआई की बढ़ती जांच ने पूरी कर दी। कई दागी नेताओं को ऐसा लगा कि अगर जेल जाने से बचना है तो पाला बदलना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। 15 साल की बड़ी फाइलें सबकी तैयार थी। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की वो कद्दावर नेता हैं, वो कद्दावर चेहरा हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथ के 34 साल पुराने अभेद्य किले को अपने अकेले के दम पर ढहाया था। वो लाठियां खा चुकी हैं, वो कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल हो चुकी हैं, जमीन से वो दीदी बनी हैं और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। लेकिन अब उनके साथी, जो उनके संघर्ष के समय के साथी थे, अब उनके साथ नहीं है। उनकी राजनीतिक विरासत सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ी थी, लेकिन सवाल ये कि ऐसा हुआ क्या कि 58 विधायक और 20 सांसद बगावत कर गए। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ममता बनर्जी का अपनी पार्टी से कंट्रोल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने संगठन चलाने की पूरी चाबी अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी को सौंप दी थी। अभिषेक बैनर्जी में कॉर्पोरेट स्टाइल और आईपैक जैसी मैनेजमेंट एजेंसीज को ले आना। नतीजा यह हुआ कि जो पुराने नेता सालों से ममता के साथ थे, दीदी मानकर वो अचानक प्राइवेट कंपनी के अफसरों के इशारों पर चलने की वजह से नाराज हो गए। टिकट बांटने से लेकर संगठन के फैसलों तक पुराने और वफादार नेताओं को दरकिनार किया जाने लगा। ममता बनर्जी ने इसी जमीनी नाराजगी से आंखें मूंद ली, और जब 2026 के चुनाव में पार्टी हार गई तो बरसों से घुट रहे नेताओं का सब्र टूट गया।
बंगाल में सिर्फ अभिषेक बैनर्जी का पैटर्न, उनके काम करने का तरीका और उनके नंबर 2 होने के बावजूद भी नेतृत्व के तरीके ने शायद इस बगावत को जन्म दिया। बात महाराष्ट्र की करें, क्योंकि शुरुआत हमने इन्हीं 2 राज्यों की थी और 2 नामों की थी, अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी और शिवसेना और संजय राउत। महाराष्ट्र की शिवसेना संजय राउत की वजह से क्या टूट रही है? महाराष्ट्र की कहानी में पश्चिम बंगाल से अलग कोई भी मैटर नहीं दिखता। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जून 2026 में उद्धव ठाकरे का दूसरा सबसे बड़ा जो झटका था वो यही था। इस बार उनके बचे हुए 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद बागी हो गए और एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। यह बगावत पूरी कानूनी गणित के साथ की गई, क्योंकि ठीक 2/3 सांसद टूटने की वजह से दल बदल कानून के तहत उनकी सांसदी भी सुरक्षित रह गई और सीधा निशाना संजय राउत और उद्धव ठाकरे की कार्यशैली और नेतृत्व पर चला गया। नेताओं का आरोप है कि संजय राउत जैसे गिने चुने चेहरों के अत्यधिक प्रभाव के कारण उद्धव ठाकरे से मिलना आम कार्यकर्ताओं और सांसदों के लिए नामुमकिन हो रहा था। जमीन का सच ठाकरे परिवार तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और टिकटों का बंटवारा बंद कमरे में मनमाने ढंग से होता रहा, इसलिए हम अब बाहर जाना चाहते हैं। दूसरा बड़ा कारण विचारधारा का भ्रम रहा। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में रहने के कारण शिवसेना यूबीटी के सांसद अपने ही क्षेत्रों में घिर रहे थे, क्योंकि उनका पारंपरिक वोटर प्रखर हिंदूवादी है और सांसदों को लगा कि अगर वो इसी गठबंधन में रहे तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, अस्तित्व का संकट हो जाएगा। इसके अलावा सत्ताधारी महायुति सरकार ने विपक्षी सांसदों को इलाके में विकसित फंड भी रोक दिए थे, ऐसी खबरें थी। अपने क्षेत्र में काम न करा पाने और फंड की किल्लत के कारण सांसदों ने सत्ता पक्ष के साथ जाना बेहतर समझा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कहानी बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आती है। उद्धव ठाकरे की राजनीति विरासत वाली राजनीति है। बाला साहब ठाकरे जैसे कट्टर हिंदूवादी नाम, मातोश्री का वो रसूख और महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े बड़े फैसले, ये सब उद्धव के साथ थे। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन जमीन पर पकड़ ढीली हो गई। दावा किया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आम विधायकों और सांसदों के लिए पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो गए। यह भी दावा होता है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का पूरा दारोमदार संजय राउत जैसे कुछ चुनिंदा सलाहकारों की टोली पर छोड़ दिया। इसका नुकसान यह हुआ कि जमीन का कड़वा सच और विधायकों की फरियाद कभी उद्धव तक नहीं पहुंच पाई। जब एकनाथ शिंदे ने पहली बगावत की, तब भी उद्धव ने अपने रवैये में कोई सुधार नहीं की। कांग्रेस एनसीपी के साथ रहने के साथ ही पार्टी का कोर हिंदुत्ववादी वोटर पहले ही छिटक चुका था। ऊपर से सरकार न होने के कारण सांसदों का विकास फंड मिलना बंद हुआ। ये सारी दिक्कतें थी ही, साथ ही अंदरूनी मतभेद और जिस तरीके से उद्धव की जमीन पर पकड़ ढीली, ये सब इन सांसदों को बागी होने के लिए मजबूर करती रही। राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल महाराष्ट्र और बंगाल पर इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि यहीं से बड़ी टूट की खबरें दिखाई पड़ती हैं। अभिषेक बैनर्जी और संजय राउत ही इस पूरे बिखराव के अब कैरेक्टर या विलन दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत और टीएमसी बंगाल में अभिषेक बैनर्जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।